ओके, सो यूट्यूब में जो ये सेशन देख रहे हैं, इट इज अ सेपरेट सेशन. वी आर डिस्कसिंग सीए फाउंडेशन के एग्जाम के हिसाब से कौन से टॉपिक एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं. ठीक है, तो हम उसका लिस्ट बना रहे हैं. 2 कॉलम बना लीजिएगा, एक में कौन सा कंसेप्ट है और आगे किस प्रकार का सवाल आएगा. ठीक है, लेट्स गो. सो स्टार्ट कर रहे हैं बिना समय को जाया किए. सबसे पहले टाइप्स ऑफ लॉज, टॉपिक लिखना टाइप्स ऑफ लॉज. क्वेश्चन लिखना डायरेक्ट. एंटायर आईआरएफ में मैक्सिमम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे. सो टाइप्स ऑफ लॉज, डायरेक्ट क्वेश्चन. मिनिस्ट्री, स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री में भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन. उसके बाद में अथॉरिटीज में सेबी एंड आईबीबीआई, डायरेक्ट क्वेश्चन. सेबी एंड आईबीबीआई, डायरेक्ट क्वेश्चन. इतना मुझे एक्सपेक्टेड है. ठीक है, इसमें से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. दूसरी बात, ये जो मैं लिस्ट दे रहा हूं इससे आपका प्रिपरेशन कम नहीं होना चाहिए, उल्टा बढ़ना चाहिए. ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. यू नो द रिस्क, एवरीवन नोज द रिस्क. ये मैं मेरे एक्सपेक्टेशन से बोल रहा हूं. अगर मैं पेपर सेट करता तो मैं ये पूछता था. इज इट वेरी क्लियर? हो सकता है इससे टोटली अलग पेपर आए, हो सकता है कि इसमें से कुछ भी ना आए. समझ में आ रहा है? पर मैं एक जनरलाइज अजम्पशन दे रहा हूं कि ये होना चाहिए. तो कृपया इसी लिस्ट के ऊपर डिपेंड ना रहे. स्टैट्यूटरी वार्निंग. इज इट वेरी क्लियर? हाँ, ये अच्छे से पॉलिश करके जाओ. मतलब 100% प्रिपरेशन होने के बाद आप इन टॉपिक्स को स्पेसिफिकली पॉलिश करो. इसके लिए मैं लिस्ट दे रहा हूं. इज इट वेरी क्लियर? सिर्फ इतना ही पढ़ने जाने के लिए नहीं. ये हो गया आपका आईआरएफ का. आईआरएफ के बाद जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर. नीचे हेडिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, कोल्ड. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केस स्टडी. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जितने पार्ट्स है उसमें से एक आधे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस स्टडी आ सकता है. उसके बाद में केसेस ऑफ ऑफर, इसके ऊपर केस स्टडी आ सकता है. ऑफर के केसेस, ऑफर के केसेस याद है सबको? याद है ना? कार्लिल कार्बोल, कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, लालमन शुक्ला, गौरी दत्ता, उसके ऊपर केसेस आ सकते हैं. ऑफर में भी स्पेसिफिकली लिखना इन्विटेशन टू ऑफर. ऑफर में भी इन्विटेशन टू ऑफर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑफर के सारे केसेस घुट के जाने का एंड इन्विटेशन टू ऑफर के. इज इट वेरी क्लियर? एक्सेप्टेंस पे मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है कि इस बार केस स्टडी पूछेंगे करके. स्टिल लेट मी सी कि कुछ भारी का अगर होगा. हाँ, साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस. साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस. ये थोड़ा मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है. एंड देन ऑफर और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन. ये तो हर एग्जाम में हॉट फेवरेट है, तो इसको मैं ड्रॉप नहीं कर सकता. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन. वो सलमान और कबूतर जा जा जा, याद आया? ठीक है, उसके बाद में रिवोकेशन हो गया. ठीक है, फाइन. उसके बाद में कंसिडरेशन में लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन के केसेस. लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन के केसेस. इस बार मुझे नहीं पता क्यों, पर ऐसा लग रहा है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो कुछ नहीं पूछेंगे. बिकॉज वो टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा हाइप हो गया है और सब बच्चे पढ़ के जाने वाले उसको, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट को. और जब सब सारे लोग पढ़ के जाते हैं, इज इट, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा कम लग रहा है. पर
आई गेस कि ओरिजिनल प्रिपरेशन करते वक्त आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए. इज इट वेरी क्लियर? पर पॉलिश करते वक्त लास्ट 24 आवर्स में थोड़ा इधर उधर किया आपने, इसके साथ चल जाएगा. पर लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते. समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? चलो नेक्स्ट वाली चीज, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर इज सुपर हाइप्ड. ठीक है, स्टिल माइनर पे मुझे ऐसा लगता है माइनर के केस स्टडीज लिख के रखेगा. माइनर के केस स्टडीज ठीक है. खास करके माइनर के केस स्टडीज में भी वो लिख के रखना कौन सी चीज जो हमने देखा था, रूल्स रिगार्डिंग माइनर. माइनर के जो रूल्स मैंने लिखवा के दिए थे ना, सारे रूल्स, नॉट नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटी, फिर टॉट वाला केस, गार्डियन का क्या होगा, पार्टनर बन सकता है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर ना मॉड्यूल में 3 पेजेस दिए हैं जिसको अपन ने कंबाइन करके थोड़ा सा एक आध पेज में कंसोल करने की कोशिश की है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट. इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो यस और नो. ये होने के बाद में कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन लिख के रखो. मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड पर के केसेस और मिस्टेक. कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ये 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक. ठीक है. एंड एज यूजुअल, एज हॉट फेवरेट एज ऑलवेज, एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसीज. सारी याद है? अलाइन एनिमी, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, चैम्पर्टी मेंटेनेंस, ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसेस, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड. बोलो हाँ है ना? ये टेबल मैंने आपको ड्रॉ किया करके दिया था, याद है ये वाला? ये पूरा का पूरा टेबल जबानी याद होना चाहिए. ठीक है, ये होना ही चाहिए. अरे याद आ रहा कि नहीं? ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपके होने चाहिए. नेक्स्ट, परफॉर्मेंस में. अब परफॉर्मेंस में अगर मैं आपको बोलूं, जॉइंट प्रोमिसर नहीं आएगा इस बार प्रोबेबली. appropriation of payments, appropriation of payments and discharge of contract, and discharge of contract, appropriation of payments, discharge of contract. लिखा सबने? इसमें भी वो वाला टेबल, वो कॉमन वाला टेबल याद है? टाइम, प्लेस, डे, कौन से टाइम पे, कौन से प्लेस पे, कौन से डे, वो अपन ने 10-12 जगह पे लगाया था. वो लिखो, वो कॉमन टेबल. वो एक पढ़ोगे तो आपका वो तो पढ़ना ही है क्योंकि उससे आपके 10-12 सवाल बन जाएंगे. ठीक है. फिर रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़ लो. और टाइप्स ऑफ डैमेजेस में मुझे ऐसा लगता है कैलकुलेशन वाला सवाल आएगा. टाइप्स ऑफ डैमेजेस, कैलकुलेशन वाला सवाल रेमेडीज में, कि आपको 1000 डैमेज असेस करके देने के लिए बोलेंगे. स्पेशल डैमेज भाई कैलकुलेट करके दिखा. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? वो नहीं क्या डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट वैल्यू, आप डैमेज करके क्लेम कर सकते हो. बोलो हाँ है ना? ये होने के बाद नेक्स्ट वाला, कॉन्टिंजेंट कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में मुझे ऐसा लगता है लिखना, अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट. Specifically contingent contract depending on non-happening of the event. Depending on non-happening of the event. ठीक है. और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पूरा, मेरे को इस बार कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है. क्योंकि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पहले तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, और समझ में आया तो याद नहीं रहता. अब तुम अगर खुद सोचो कि तुम कॉन्टिंजेंट और कॉसी काय के बारे में कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें हमेशा लगेगा कि मेरे को कॉन्टिंजेंट याद आता है. कॉसी के मामले में तुम थोड़े से ठपे हुए रहोगे. वही तो इंस्टीट्यूट मारती है.
इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट वन, अगला सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अगला हेडिंग सोजा। सोजा याद है क्या? मेजर और कॉन्टेंजेंट का डिफरेंस दिया था ना मैंने? दिया नहीं दिया है? दिया ना, लिख के दिया था। किसको नहीं मिला? ठीक है, उधर मैं प्रिंट दे दूंगा, डोंट वरी। वो जो पीडीएफ शेयर की उसमें है ना, उसमें दिया ऑलरेडी। ये वाली बैच बोल रहे हो ना, एनुअल वाली, उसमें पीडीएफ में दिया है ना मैंने, जो जब मैंने इनके हैंड रिटन नोट्स है वो, उसमें होगा कंफर्म, डोंट वरी। चलो, ये होने के बाद में हाँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में टाइप्स ऑफ डिलीवरी। सबसे पहली चीज टाइप्स ऑफ डिलीवरी, इसमें से एक आधा आएगा और एक कैश मार्क वाला रहेगा, ठीक है? क्योंकि टाइप्स ऑफ डिलीवरी गलत नहीं कर सकते तुम, प्लीज। नेक्स्ट वाली चीज, ये वाले सेल और हायर परचेस में डिफरेंस, सेल और बेलमेंट में डिफरेंस, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के डिफरेंसेस सारे पढ़ के जाना। ठीक है? उसके बाद में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कंडीशन वारंटी चैप्टर पूरा, क्योंकि ये समझने में भी कठिन है, लिखने में तो और कठिन है। हालांकि तुम्हें समझ में आया होगा, पर कंडीशन वारंटी लिखना इज ए ट्रिकी पार्ट। ठीक है? तो चैप्टर पूरा कंडीशन वारंटीज, ठीक है? सारा का सारा जो भी उसमें है वो आएगा। 4 मार्क तुम कंफर्म कंडीशन वारंटीज के लिख के रखो, आने ही है। देन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में आपका एक ऐसा सवाल है जो 2 जगह पे चलता है, बेलमेंट में भी चलता है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी चलता है। कौन सा सवाल है वो? बेलमेंट में भी सेम लगता है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी सेम लगता है। कैसे लोग हो तुम? ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर एंड बेलमेंट ऑफ द गुड्स बाय नॉन ओनर, दोनों का चार्ट एक ही, अगर आपने याद किया होगा तो। हालांकि मैंने बेलमेंट के एंड में आपको सेम चार्ट दिखा के बोला था, लिख के रखो नालायक लोगों, गजनी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय नॉन ओनर एंड बेलमेंट बाय नॉन ओनर, कि दोनों का एक ही आंसर है, तो किसी एक जगह पे भी फंस जाए तो भी काम की बात है ना, है ना? यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा, जो टॉपिक बोल रहा हूं याद तो भी आ रही है क्या टॉपिक है करके? भगवान जाने। फिर उसके बाद में अनपेड सेलर के केस में राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, दोनों का डिफरेंस। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, दोनों का डिफरेंस। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, दोनों का डिफरेंस। लिखा सबने? चलो, उसके बाद में हम जा रहे हैं कौन सा? पार्टनरशिप एक्ट। अगला हेडिंग पार्टनरशिप एक्ट। किधर गया पार्टनरशिप? Why this collaborating? डिलीट है? इधर है? ठीक। चलो, पार्टनरशिप में सबसे पहले पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंस, पार्टनरशिप और एलएलपी का डिफरेंस।
पार्टनरशिप कंपनी का डिफरेंस, पार्टनरशिप एलएलपी का डिफरेंस। नेक्स्ट वाली चीज, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। उसके बाद में बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। Then changes in constitution of firm, changes in constitution of firm, और सबसे आखिरी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में क्या क्या बोल सकते हो, आपको आना चाहिए। कैरेक्टर एलसीवी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलसीवी। एक्चुअली कंपनीज एक्ट पूरा ही बोल दूं तो भी कुछ गलत नहीं है, बट ठीक है अभी इतना मैं बोल रहा हूं तो वो लिख लो, पर ये 80% कवर कर देगा कंपनीज एक्ट का एक्चुअली। सो कैरेक्टर एलसीवी लिखा सबने। एलसीवी मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अबे ओ, एलसीवी मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट, बोलो ना नालायक लोग। सो कैरेक्टर एलसीवी। दूसरा, टाइप्स ऑफ कंपनी, सारे डेफिनेशन जबानी याद चाहिए, सारे डेफिनेशन एक भी नहीं छोड़ने का। ये कैश मार्क्स है। कंपनीज एक्ट एलएलपी में मार्क्स कटने नहीं चाहिए, ये गार्ड बांध लो वरना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा, डॉक्ट्राइन्स। तीसरा क्या बोला एक बार, डॉक्ट्राइन। ये चीजें करके जाना। इज इट वेरी क्लियर। एलएलपी सेक्शन नहीं, जो बोला है वही उसी के अंदर सेक्शन है ना। हाँ हाँ, कंपनीज एक्ट का सेक्शन लिखने का, अगर याद नहीं है तो ठीक है छोड़ दिया चलेगा, पर ट्राई करना कि सारे सेक्शंस आपको आए। इज इट वेरी क्लियर बच्चों, मेरे प्यारे सुस्त रत्नों, ठीक है। ये होने के बाद में एलएलपी, एलएलपी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, वो 15-16 कैरेक्टर याद है? नहीं, इंपॉर्टेंस उसका इतना नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, पढ़ना सभी है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला जो मुझे एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा जो मुझे एक्सपेक्टेड है आ सकता है। कैरेक्टर लिखा आपने एलएलपी का, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी लिखा सबने। और फिर नेम रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। चलो एलएलपी के बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें वो एक चार्ट 12 सवाल याद है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक चार्ट 12 सवाल। इसे क्या क्या बन जाएगा आपका, ये 12 क्वेश्चंस। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टर्स, डेफिनेशन, मीनिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज के डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टर, प्रॉमिसरी नोट के डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टर, चेक के डेफिनेशन, याद है ना वो, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज इन राइटिंग साइंड बाय मेकर वाला, हाँ है ना, वेरी गुड। लिखा सबने कैरेक्टर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चलो उसके बाद में, इसमें 12 सवाल हो गए तो आगे क्या, हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो इनलैंड, फॉरेन, ऑर्डर, टाइम्ड, याद है, क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक एंड प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिसऑनर एंड चेक एंड प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लिख रहे हैं सब लोग। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सारे सवालों पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो साइड में लिख के रखो डायरेक्ट क्वेश्चन।
कंपनीज में ऊपर जो आपने लिखा सारे क्वेश्चन में केस स्टडी आने के चांसेस है कंपनीज में, ठीक है। चलो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ, बचा कौन सा? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में एजेंसी लिख के रखो, चांसेस बहुत ज्यादा एजेंसी आने के। गारंटी इंडेमनिटी में कंटिन्यूइंग गारंटी लिखना, एजेंसी पूरा अच्छे से करके जाना। गारंटी इंडेमनिटी में कंटिन्यूइंग गारंटी, बाकी मुझे थोड़ा सा कम लगता है आएगा, ठीक है। सो यहां मैंने पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट आपको निकाल के दे दिया। इज इट वेरी क्लियर? बच्चों बोलो हाँ या ना। अब कोई दिक्कत है? और तुम्हारे लिए 1 घंटे का सेशन तो मैंने इसलिए रखा था कि तुम्हारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे, इधर क्वेरीज ही नहीं है जीवन में। अबे कुछ सॉल्व किए होंगे, आंसर क्वेरीज है कि नहीं है? ओके अगर आपको यह दिक्कत है, अभी चलो ये भी सॉल्व कर दूं। अगर आपको यह दिक्कत है कि हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, तो हमने क्या करना? अगले 10 दिन में लॉ कैसे? अगर तुम ये बोल रहे हो मेरा लॉ में कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं ये होप कर रहा हूं कि बचे हुए 3 सब्जेक्ट का बहुत कुछ हुआ है। अगर तुम्हारा यह कहना है कि चारों का कुछ भी नहीं हुआ है, यह लेक्चर नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपीयर करना फिर, ठीक है। तो जब तुम ये बोल रहे हो कि लॉ का कुछ नहीं हुआ और बाकी, तो मैं ये अजम्पशन ले रहा हूं बाकी दिन का हुआ है, तो उस हिसाब से मैं अगले 10 दिन का सिचुएशन तुम्हें बोल रहा हूं। यूट्यूब पे मेरे फास्ट ट्रैक के लेक्चर पड़े हैं, वो लिखने के हिसाब से सही नहीं है पर कंसेप्चुअली तगड़े हैं। लिखने के हिसाब से जो जो भी तुम्हें चाहिए वो सब मैंने तुमको लिख के दिया है, हालांकि उसका पीडीएफ भी शेयर किया है, नहीं तो वापस एक बार कर दूंगा। जो अपने क्लास के बच्चों ने सब कुछ मैंने लिख के दिया है, वो 200-300 पेजेस की नोट, उसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब पे फास्ट ट्रैक का लेक्चर 1.5x पे देखो, जो सीखा उसके क्वेश्चन आज सॉल्व कर लो। डेली का 2 लेक्चर भी किया, अगले 10 दिन में लॉ हो जाएगा। पर इसे जुगाड़ बोलते हैं, ये फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। फुल प्रूफ सिस्टम में पहले से पढ़ना चाहिए, ये जुगाड़ है। चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। इज इट वेरी क्लियर? जमा तो जम गया, नहीं जमा वैसे भी क्या नेगेटिव होगा, वैसा कौन सा अच्छा हालत है। ये सिर्फ उसके लिए जिसका लॉ का कुछ भी नहीं हुआ है। चलो इसको लिख के ही दे दूं, हर चीज ऐसा कि पेपर पे आए तो अच्छा लगता है ना तुमको। ये देखो, हाँ लो, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो मैं स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। पहला वाला, सर कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा वाला, थोड़ा थोड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है, हुआ, जिसको ये मैं लेता हूं लो लेवल, ये है मिड लेवल, और एक सर सिर्फ रिविजन की जरूरत है, जरूरत, ठीक है। अब बहुत अच्छे सुनना क्या कह रहा हूं। जिसका कुछ नहीं हुआ, यूट्यूब पे फास्ट ट्रैक लेक्चर पड़े हैं, 1.5x के स्पीड के नीचे देखने का नहीं है। जो उस दिन पढ़ा उसका क्वेश्चन उसी दिन क्वेश्चन आंसर बुक में से सॉल्व कर लेने हैं। जब आप बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ है, दिस इज जस्ट फॉर लॉ। आई एम अज्यूमिंग बचे हुए 3 सब्जेक्ट हुए हैं, अगले 10 दिन में अच्छे पोजीशन पे थोड़े बहुत पहुंच जाओगे, बट लेट मी वेरी क्लियरली टेल यू, दिस इज जुगाड़, ठीक है। ये कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। जिसका थोड़ा थोड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी है, यू कैन गो फॉर चैप्टर वाइज रिविजन। और चैप्टर वाइज रिविजन तो इतने सारे हैं मेरे पास, अब ऐसा समझ लो कंसिस्टेंटली पिछले 5 अटेम्प्ट से हर अटेम्प्ट में चैप्टर वाइज रिविजन दे रहा हूं। तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में चैप्टर वाइज रिविजन ही मिलेंगे, अलग 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 अलग। हालांकि सबका कंटेंट एक है, कोई भी उठा लो, और जो टॉपिक आपको वीक लग रहा है उसका चैप्टर वाइज रिविजन देखो, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो। सो वीक टॉपिक का चैप्टर वाइज रिविजन, और या फिर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको चैप्टर वाइज रिविजन से भी नहीं समझ में आ रहा तो वीक टॉपिक का फास्ट ट्रैक देख लो, ठीक है, एंड उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो। समझ में आ रहा है? वीक टॉपिक का चैप्टर वाइज रिविजन एंड क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो, खत्म। और जिसको सिर्फ रिविजन की जरूरत है, यह रिविजन 2 तरीके से कर सकता है। जिसको सिर्फ रिविजन की जरूरत है कि लॉ हो चुका है, रिविजन की जरूरत है, अगर आपका लॉ हो चुका है तो आपका एक लिस्ट बना हुआ होगा डिफिकल्ट 5 स्टार 4 स्टार चीजों का, 5 स्टार या 4 स्टार चीजों का आपका लिस्ट बना होगा, ठीक है। वो 5 स्टार 4 स्टार चीजों के साथ में आप ऐड कर दो चैप्टर वाइज रिविजन,
ठीक है। लेकिन अगर आपका 5 स्टार 4 स्टार का लिस्ट नहीं बना है तो फर्स्ट क्रिएट दैट लिस्ट, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 5 स्टार 4 स्टार। तुम्हारी खुद की 5 स्टार 4 स्टार की लिस्ट रेडी होनी चाहिए कि इतने क्वेश्चंस मैं लास्ट 24 घंटे में पढ़ूंगा, इतने टॉपिक्स मैं लास्ट 24 घंटे में रिवाइज करूंगा, और फिर उसके साथ में आप ऐड कर दो चैप्टर वाइज रिवीजन। ये तीनों के हिसाब से मैंने सॉल्यूशन दे दिया। अब आप कौन से कैटेगरी में हो ये नहीं पता, इसके बाहर के किसी कैटेगरी में हो तो बहुत मुश्किल है। हाँ, लास्ट के 3 दिन में क्या करना चाहिए? कितने दिन छुट्टी है लॉ को? 3 दिन छुट्टी है, बहुत बढ़िया। लास्ट के 3 दिन में पहला दिन पूरा चैप्टर वाइज रिवीजन देखना चाहिए। चलो लास्ट 3 डेज, फर्स्ट डे आपने पूरा चैप्टर वाइज रिवीजन देखना चाहिए, या फिर अगर आप चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं देखना चाहते, मैं ऑलवेज ये बोलूंगा तुम्हारा खुद का लिस्ट रेडी होना चाहिए कि आपको क्या क्या रिवाइज करना है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी रेडी लिस्ट को देना चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस वो होने के बाद चैप्टर वाइज रिवीजन देखना चाहिए लास्ट दिन में। समझ में आ रहा है? सेकंड डे ये होने के बाद सेकंड डे सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो लिस्ट है, जो आपने मार्क किया है, लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर्स, वो आपने पूरे के पूरे देखने चाहिए, और उसमें से 1/10 या 1/10 नहीं, मतलब 10% या 20% सिंपली आपने सॉल्व करके देखने चाहिए उस वक्त, सो दैट एग्जाम के हिसाब से आपका थोड़ा सा फिट हो वर्किंग। इज इट वेरी क्लियर? और जो आपको थर्ड डे मॉर्निंग में एग्जैक्टली एग्जाम के पहले जो आपको वीक टॉपिक लग रहा है, इन सब में से फिर भी वीक लग रहा है कि भाई मैंने सारे टॉपिक पढ़ लिए पर मेरे को ऐसा लगता है शायद मैं निगोशिएबल में स्कोर नहीं कर पाऊंगा, मेरा दिक्कत हो जाएगा निगोशिएबल में, तो वीक टॉपिक को आपने वापस से रिवाइज करना है। आपने वीक टॉपिक को वापस से क्या करना है? रिवाइज। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोले एक बार यस और नो। एवरीबॉडी हाँ या ना? ये चीज को याद रखना। 3 दिन का मिल गया, और कोई दिक्कत? कंफर्म हो गया? और कुछ चाहिए किसी को? चेहरे पे 12 क्यों बजे है? चाहिए बोलो कुछ, फटाफट सॉल्यूशन दनादन। यहाँ तक आइडिया क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद में आपको अगर कोई कंटेंट वगैरह का क्वेरी है तो मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पे सॉल्व करने के हिसाब से। इसके बाद में भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैं अगले 10 दिन तक व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूँगा, ठीक है? अगले 10-15 दिन तक। अभी तक के अगर आपने मुझे क्वेरी भेजे हुए हैं तो वो अगले 10-15 दिन में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली व्हाट्सएप के ऊपर क्वेरी सॉल्व करने से बेटर मेरे को ऐसा लगता है कि फेस टू फेस मिलने ही वाले हो तो तब पूछ लो। पर अब कंसिडरिंग योर प्रेजेंटी, जितने लोग आए हैं और जितने नहीं आए, मेरे को ऐसा लगता है व्हाट्सएप ऑन करना चाहिए। तो अगले जो ग्रुप के अंदर नंबर एडेड है उसके ऊपर मैं क्वेरी सॉल्व करूंगा, उसके ऊपर आप पूछ सकते हो। इज इट वेरी क्लियर? ठीक है, पर क्वेरी पूछते वक्त ट्राई कीजिएगा कि आपका क्वेरी काफी क्लियर हो, और 2 बार आपने उसको नोट्स और वीडियोज में से वेरीफाई करके पूछा हो। ऐसा ना हो कि मेरे को ये चीज याद नहीं आ रही, चलो दर्शन सर से पूछ लेता। याद नहीं आ रही तो पहले खुद मेहनत कर लो, वो चीज कहाँ लिखी है, कहाँ पढ़ी है, उससे याद करने का, और फिर समझ में नहीं आ रही तो मुझे पूछो। इज इट वेरी क्लियर? विद दिस आई गेस मेरे तरफ से सारा गाइडेंस मैंने दिया है। इफ यू थिंक लाइक कि और कुछ करना चाहिए तो आई एम ओपन टू दैट, टेल मी, उस हिसाब से हम चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। इज इट वेरी क्लियर? विद दिस 10-15 दिन मोटिवेटेड रहो, थोड़े थोड़े हैप्पी रहो, खुद का माइंड काम रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। अभी तक अगर तुमने मेहनत की है तो डरने की जरूरत नहीं है, और इनकेस अभी तक मेहनत कुछ भी नहीं की है फिर भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी डर के फायदे ही नहीं है। यार आइडिया क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।